Welcome to our YouTube channel JPS Ratanmala Majhaulia, the best educational YouTube channel. Let's start studying. Hello students, आज हम लोग अपने साइंस का चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स आगे कंटिन्यू करेंगे। और जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि आज की क्लास में हम लोग बॉन्डिंग के बारे में जानेंगे। बॉन्डिंग यानी कि कैसे दो एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए, कैसे दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं एक कंपाउंड बनाने के लिए। वो जिस वे में कंबाइन करते हैं उसी वे को हम बॉन्डिंग कहते हैं। जो चीज दो या दो से अधिक एटम्स को आपस में जोड़ के रखती है, दो या दो से अधिक एलिमेंट्स को आपस में जोड़ के रखती है, उसे हम बॉन्ड कहते हैं। यानी कि बॉन्डिंग से बॉन्ड बनता है। और ये बॉन्डिंग दो तरह की होती है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग एंड कोवैलेंट बॉन्डिंग। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग को हम लोग आयनिक बॉन्डिंग भी कहते हैं। और ये जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग है या आयनिक बॉन्डिंग है, उसकी वजह से जो कंपाउंड्स बनते हैं हम उनको इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स या फिर आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं। चूंकि कंपाउंड्स बने इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड से, इसलिए इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स हो गए, या फिर आयनिक बॉन्ड से बने हैं इसलिए वो आयनिक कंपाउंड्स हो गए। अब क्वेश्चन यही राइज होता है कि आखिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड फॉर्म कैसे होते हैं। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड फॉर्म होते हैं बाय लूजिंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स के लूज और गेन करने से बनते हैं। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि कब कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, कब कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, या फिर कब कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा। और इस लूजिंग, गेनिंग और शेयरिंग में कौन से इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो एटम के जो लास्ट ऑर्बिट होते हैं, एटम का जो लास्ट ऑर्बिट यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, जिसे हम लास्ट ऑर्बिट या आउटर मोस्ट ऑर्बिट कहते हैं, या फिर वैलेंस शेल या फिर वैलेंस ऑर्बिट कहते हैं, उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स ही लूज या गेन या शेयरिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। और आपको पता है कि वैलेंस शेल, वैलेंस ऑर्बिट यानी कि लास्ट शेल या लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के बॉन्डिंग में लूजिंग की बात हो या इलेक्ट्रॉन की गेनिंग की बात हो या इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग की बात हो, उसमें पार्टिसिपेशन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का ही होता है। अब हमने आपको यह भी पढ़ा है कि किसी भी एटम का जो लास्ट ऑर्बिट होता है उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स ही हो सकते हैं। 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते, लेकिन 8 से कम तो हो सकते हैं। अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं एटम के लास्ट ऑर्बिट में, वैलेंस शेल में, यानी कि वो एटम क्या है, स्टेबल है, वो इनर्ट है, वो नोबल गैस है, और वो कभी भी किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि ना उसे उद्धव को कुछ देना है और ना ही माधव से कुछ लेना है। वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, टोटली कंप्लीट है। प्रॉब्लम तो तब होती है जब किसी भी एटम के वैलेंस शेल में, यानी कि उसके वैलेंस ऑर्बिट में, उसके लास्ट ऑर्बिट में, उसके लास्ट शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है।
यानी कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो देखते हैं कि क्या क्या होता है। हो सकता है कि किसी एटम के लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन हो, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स हो, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स हो, या फिर 5 इलेक्ट्रॉन्स हो, या फिर 6 इलेक्ट्रॉन्स हो, या फिर 7 इलेक्ट्रॉन्स हो, या फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। 8 से ज्यादा तो हो नहीं सकते, मैक्सिमम 80 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जिस एटम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, वो एटम इसको लूज कर देता है। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई एक आपका साथी है और उसका पेट 8 रोटी खाने में भरता है, लेकिन उसको थाली में एक ही रोटी मिली। क्या करता है? पूरा उठा के फेंक देता है, मुझे नहीं खाना। लेकिन अगर उसकी थाली में 8 रोटियां, मस्ती से खाता है, कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करता, यानी कि कोई रिएक्शन नहीं शो करता। अगर उसकी थाली में 7 रोटी, 1 रोटी कम है, तो क्या कोशिश करता है? बगल वाले से एक रोटी किसी भी तरह झपट ले, परोसने वाले में से झपट ले, या फिर बगल में जो बैठ के खा रहा उनकी थाली में से 1 रोटी झपट ले, यानी कि 1 रोटी ले ले। ये उसकी टेंडेंसी होती है। तो सेम यहां भी ये एटम भी यही काम कर रहा है। अगर उसके लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो झनक करके, पिनिक करके वो फेंक दे रहा है, निकाल दे रहा है, नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लूज कर देता है। जिस एटम के लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो, वो अपना 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है, निकाल फेंकता है। और जिसके लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो, 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है। जिस एटम के लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। जिसके लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है। और जिसके लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हो, वो 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है। इससे क्या हुआ? जब ये एटम 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो वैलेंस शेल खत्म हो गया। अब जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट बना है वो तो कंप्लीटली फिल्ड है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग किधर से शुरू होते हैं? इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आपको 9th क्लास में पढ़ाया था, हमेशा फ्रॉम न्यूक्लियस साइड से होती है, यानी कि न्यूक्लियस के जस्ट बाद जो ऑर्बिट है, जो केस शेल है, जो फर्स्ट ऑर्बिट है, वहां से फिलिंग शुरू होती है। पहले वो पूरी तरह से भरता है, जब वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है सेकंड ऑर्बिट कंप्लीटली फिल होता है, वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ, ऐसे चलते चला जाता है। तो जिस लास्ट ऑर्बिट अभी तक जो था, जिसमें एक कम इलेक्ट्रॉन थे, अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर दे वो खत्म हो गया। अब जो उसके पास लास्ट ऑर्बिट बचा, वैलेंस शेल बचा, वो तो कंप्लीटली फिल्ड है, इसलिए अब वो स्टेबल हो गया। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया? लूज कर दिया। और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके अपना अपना ऑक्टेट ये लोग कंप्लीट कर लिए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिए, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिए। अब जिसके वैलेंस शेल में कंप्लीटली 8 इलेक्ट्रॉन्स है, उसको तो किसी से कुछ लेना देना नहीं, अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, यानी कि ना लूज करेगा ना गेन करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। प्रॉब्लम आ रही है जिस एटम के लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, वो क्या करेगा? तो जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स चाहे लूज करे, चाहे गेन करे, चाहे शेयर करे, उसको एनर्जी की जरूरत होती है। विदाउट एनर्जी, अगर आप भी अपने थाली में से रोटी उठाकर फेंकते हैं तो क्या बिना ताकत लगाए फेंक देते हैं? फेंकने में ताकत लगती नहीं लगती है, एनर्जी लगती नहीं लगती है। उसी तरह यहां भी उसको इलेक्ट्रॉन को निकाल बाहर करना है तो उसको एनर्जी चाहिए। आप किसी दूसरे के थाली में से झपट्टा मार के 1-2 रोटियां लेते हैं, क्या उसके लिए आपको एनर्जी नहीं लगानी पड़ती? ताकत नहीं लगानी पड़ती है ना। तो एटम को भी ताकत चाहिए ना कहीं से इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए, सिमिलरली शेयर करने के लिए भी। तो चाहे एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स लूज करने हो, चाहे गेन करने हो, चाहे शेयर करने हो, उसको एनर्जी चाहिए।
लेकिन लूज करने और गेन करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है और शेयर करने के लिए कम एनर्जी की जरूरत होती है। एक एटम जितने अधिक नंबर में इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है या जितना अधिक नंबर में इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, उसको उतने ही हाई अमाउंट में एनर्जी की जरूरत पड़ती है। यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है या गेन करना है तो उसमें जितने एनर्जी रिक्वायर्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने के लिए उसके ठीक डबल एनर्जी की जरूरत है। 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज या गेन करने के लिए उसकी तुलना में सीधे ट्रिपल एनर्जी की जरूरत है। यानी कि जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अधिक संख्या में लूज और गेन होंगे, उतनी हाई अमाउंट में एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो इस हिसाब से जब एक एटम को 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने हो तो उसको मच मोर हाई एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। कब? जब उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने हो या फिर गेन करने हो तो उसको मच मोर हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, है ना। इसलिए अब वो एटम क्या करता है, ना तो उसको इतनी एनर्जी मिलती है, ना ही वो लूजिंग और गेनिंग का काम कर पाता है। यानी कि ना नौमन तेल होता है, ना राधा नाचती है। इसको उतनी एनर्जी मिल जाती है कि 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। इसको उतनी एनर्जी मिल जाती है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। ये 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। उतनी लेवल तक एनर्जी इनको कहीं ना कहीं से अचीव हो जाती है। ठीक उसी तरह इनको इतनी एनर्जी तो अचीव हो जाती है कि 1 इलेक्ट्रॉन ही कहीं से गेन कर सके। इनको इतनी एनर्जी कहीं ना कहीं से मिल जाती है, 2 इलेक्ट्रॉन से गेन कर सकते हैं। और इनको भी कहीं ना कहीं से इतनी एनर्जी जरूर अचीव हो जाती है कि 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले और ये भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। यानी कि इनका वैलेंस शेल में पूरे के पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं गेन करने से। और इनका कैसे ऑक्टेट कंप्लीट होता है, अब जो नया वैलेंस शेल बनता है वो ऑटोमेटिकली कंप्लीटली फिल्ड रहता है, तो उस तरीके से उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। बट इनको 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के लिए फिर लूज करने के लिए जितनी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है, उतनी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी कहीं से अचीव नहीं हो पाती। पर शेयरिंग का काम इजीली हो जाता है क्योंकि इनको लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि लूज और गेन करने की तुलना में शेयर करने के लिए लेस अमाउंट की एनर्जी की जरूरत पड़ती है ना। तो यहां पर चूंकि लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत है, उतनी एनर्जी कहीं ना कहीं से अचीव हो जाती है और यहां पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है। ठीक है, अब है कि लूजिंग और गेनिंग कब होगा और शेयरिंग कब होगा। लूजिंग और गेनिंग के लिए एनर्जी के साथ साथ पार्टनर की भी जरूरत है। तो यहां हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की, आयनिक बॉन्ड की। तो यहां पर तो इलेक्ट्रॉन के लूज और गेन करने से ही यह बॉन्ड तैयार होगा। तो कैसे? एक एटम ऐसा होना चाहिए जो एटम इस नेचर का हो कि इलेक्ट्रॉन वो लूज कर सके। यानी कि वो एटम इस कैटेगरी का होना चाहिए जिसके वैलेंस शेल में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स ही हो, वही लूज करेगा। और जब वो लूज करेगा, है ना, तो क्या बनाएगा? कैटायन बना लेगा, पॉजिटिव आयन बना लेगा। और दूसरा एटम इस नेचर का चाहिए जिसके वैलेंस शेल में या तो 5 इलेक्ट्रॉन्स हो या 6 इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर 7 इलेक्ट्रॉन्स हो, क्योंकि यही तो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकते हैं। तो जब एक एटम ऐसा आएगा जो कि इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है और दूसरा एटम ऐसा आएगा जो कि इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, पहले तो यह सिचुएशन आना चाहिए। अब साथ में उनको उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज और गेन करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है उतनी एनर्जी सप्लाई होनी चाहिए, तब जाकर के इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करेंगे। यानी कि एक एटम जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वही इलेक्ट्रॉन दूसरा वाला एटम गेन कर लेगा, और जो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो एनियन बना लेगा, यानी कि निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल बना लेगा। और फिर जो लूज किया वो क्या बनाया? कैटायन, यानी कि पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव चार्ज आयन। और जो गेन किया वो क्या बनाया? एनियन, यानी कि निगेटिवली चार्ज आयन बनाया।
और हमने यह भी पढ़ा है कि अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, और फिर इन दोनों आयंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा और ये दोनों चिपक करके एक कंपाउंड बना लेंगे। चूंकि ये बॉन्ड बना आयंस के आपस में मिलने से, कंबाइन होने से, इसीलिए इस बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड, और इस तरह के बॉन्डिंग से बने हुए कंपाउंड्स को आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं। हम दूसरे तरीके से सोच सकते हैं, चूंकि यहां पर बॉन्डिंग कैसे हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स के लूज और गेन करने की वजह से, इसीलिए इस तरह के बॉन्डिंग को हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर इस तरह के बॉन्डिंग से बने हुए कंपाउंड्स को हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। अब इस बात को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास सोडियम है, Na, सोडियम का सिंबल होता है Na, सोडियम है। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2, 8 and 1। जो फॉर्मूला आपको बताया इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 2n² वेयर n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट है, तो उस फॉर्मूले के अनुसार फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, वो 2 ले लिया। तब 11 एटॉमिक नंबर 11 का अर्थ क्या है कि सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 11 प्रोटॉन्स हैं, यही एटॉमिक नंबर होता है। तो इवन 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 11 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स चला गया के शेल में, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में, और सेकंड ऑर्बिट का 2na² फॉर्मूला से जब आप कैलकुलेट करते हो 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो सेकंड ऑर्बिट में चला गया 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब बच कितना गया, 2 और 8 10, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। वही 1 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में जाएगा, यानी कि लास्ट ऑर्बिट में जाएगा, यानी कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। ये एटम क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। ये किसी भी तरीके से अब इस इलेक्ट्रॉन को निकाल बाहर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, क्योंकि अगर ये इसको लूज कर देगा, ये तो कंप्लीटली फिल्ड है, तो ऑटोमेटिकली उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अब सिमिलरली क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, यानी कि क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसका जब इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन हम करेंगे तो बाय फॉर्मूला 2n², ये 2n² वेयर n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट, तो फर्स्ट ऑर्बिट की के लिए हम क्या करते हैं, n की जगह 1 रखते हैं, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 कितना हो गया 2, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट को गया 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब बात करते हैं सेकंड ऑर्बिट की, तो n की जगह क्या जाएगा 2, 2² 4, 4 2 जा 8, सेकंड ऑर्बिट को 8 इलेक्ट्रॉन्स मिल गया मैक्सिमम। अब है 8 + 2 कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब हमारे पास कितने बच गए, 17 में से 10 डिस्ट्रीब्यूट हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन्स और बच गए हैं। वही 7 इलेक्ट्रॉन्स इस बैलेंस शेल में जाएंगे, लास्ट ऑर्बिट में जाएंगे, पर यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। चूंकि ये लास्ट ऑर्बिट बन रहा है, इसलिए यहाँ पर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे, पर 8 इलेक्ट्रॉन्स है नहीं, इसलिए ये एटम भी अनस्टेबल है। और ये अपने स्टेबिलिटी के लिए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करने के लिए, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करने के लिए ये कहीं ना कहीं से अब 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा, और 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ये एटम स्टेबल हो जाएगा। यानी कि आप क्या देख रहे हैं, सोडियम को जरूरत है 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने की और क्लोरीन को जरूरत है 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने के। तो जैसे ही आमने सामने आते हैं, ये लूजिंग और गेनिंग का काम हो जाता है, सामने आते हैं और उतनी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई होते ही, यानी उतनी एनर्जी जितनी एनर्जी इनको चाहिए, सोडियम को चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए, और जितनी एनर्जी क्लोरीन को चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए, उतनी एनर्जी सप्लाई होती है, लूज और गेन हो जाता है। तो ये रहा सोडियम, जिसके लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। हम सिर्फ यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दिखाएंगे, सोडियम Na है ना, तो इसके लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है ना, और इधर है क्लोरीन, इसके वैलेंस शेल में लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 and 7। सोडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हमने दिखाया यहां पर क्रॉस से, और क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को किसे दिखाया, डॉट से।
अब जब दोनों सामने आ गए हैं, इसको एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है, इसको एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है, और इसको एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए जितनी एनर्जी है उतनी एनर्जी भी सप्लाई हो गई, इसको एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए जितनी एनर्जी है उतनी एनर्जी उसको भी कहीं ना कहीं से अचीव हो गई। अब ये काम होगा, ये सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और वही इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाएगा। अब ये लूज करने के बाद क्या बन गया, Na+ कैटायन बना लिया, पॉजिटिव चार्ज आयन बना लिया, और ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करते बना लिया Cl-, यानी कि ये एनियन बना लिया। अब ये दोनों अपोजिटली चार्ज पार्टिकल आमने सामने हैं, तो अपोजिट चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो इस हिसाब से Na+ Cl- को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, Cl- Na+ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और फिर ये दोनों कंबाइन करके बना लिए NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब यहां पर इनके बीच की ये जो बॉन्ड है यही तो है आयनिक बॉन्ड। चूंकि आयंस के बीच में बॉन्ड बना तो आयनिक बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन्स के लूज और गेन करने से बना इसलिए इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, और आयनिक बॉन्ड से ये कंपाउंड तैयार हुआ इसलिए आयनिक कंपाउंड है, या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग की वजह से कंपाउंड बना इसलिए यह इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है। ओके, अब आपके दिमाग में हो सकता है बात आ रही हो कि कैसे Na+ बना लिया और ये कैसे Cl- बना लिया। हालांकि सारी बातें हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा रखे हैं, 9th में भी और 10th में भी, फिर भी यहां जरूरत पड़ रही है तो यहां आपके कंसेप्ट को रिवाइज करने के लिए मुझे उन चीजों को फिर से बताना जरूरी है। अगर आपका कंसेप्ट पहले से क्लियर नहीं हो तो यहां आप डाउट में रहेंगे, इसलिए मैं उन चीजों को फिर से आपको रिवाइज करवा दे रहा हूं। ओके, तो अब यह है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, यानी कि सोडियम के पास क्या है, सोडियम के पास 11 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं और 11 ही प्रोटॉन्स हैं, यानी कि 11 नेगेटिव चार्ज 11 पॉजिटिव चार्ज, दोनों चार्जेस कैंसिल कर दिए, इसलिए एटम एज ए होल क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, यानी कि सोडियम के ऊपर कोई चार्ज नहीं, चार्जलेस है। अब जब सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए जी, 10 इलेक्ट्रॉन्स, और प्रोटॉन्स जबकि 11 के 11 ही है, यानी कि अब इसके पास -10 चार्ज और +11 चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज इसलिए -10 चार्ज होगा, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज इसलिए +11 चार्ज हो गया। -10 + 11 कितना होता है, +1, वही +1 चार्ज यहां पर आया है। ठीक उसी तरह से क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, इट मींस क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन्स और 17 प्रोटॉन्स हैं, यानी कि 17 नेगेटिव चार्ज 17 ही पॉजिटिव चार्ज, दोनों कैंसिल हो गए, तो क्लोरीन का एटम एज ए होल क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, चार्जलेस हो गया, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आया। लेकिन अब जब क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो इसके पास अब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होगा जी, 18 इलेक्ट्रॉन्स होगा, जबकि प्रोटॉन्स अभी भी 17 ही है, यानी कि इसके पास नेगेटिव चार्ज हो गए 18 और पॉजिटिव चार्ज हो गए 17, -18 + 17 कितना था, -1, इसीलिए क्लोरीन के ऊपर ये माइनस का चार्ज आया है। तो इस तरीके से पॉजिटिवली चार्ज आयन कैटायन कहलाता है, नेगेटिव चार्ज आयन क्या कहलाता है, एनायन कहलाता है। तो मेरे ख्याल से एक कॉन्सेप्ट आपको खूब अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, बैकग्राउंड भी हमने आपको दे दिया, जो चीजें आप भूल गए होंगे, मिस हो गए होंगे उसके। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है, यानी कि आयनिक जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रांग होता है, क्योंकि यहां पर अपोजिटली चार्ज्ड आयंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, और यह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, स्ट्रांग होता है। इसीलिए आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड काफी स्ट्रांग होते हैं। चूंकि ये बॉन्ड स्ट्रांग होता है, इसीलिए इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हाई अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इसलिए आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है आपको मालूम होगा, एक बार फिर से रिवाइज करें, मेल्टिंग पॉइंट वो मिनिमम टेम्परेचर होता है जिस मिनिमम टेम्परेचर पर कोई सब्सटेंस अपने सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू होता है। तो आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई है, यानी कि उनको जब सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज करने की कोशिश करते हैं तो हाई अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाई करने की जरूरत होती है।
ऐसा क्यों है? क्योंकि इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जब तक आप ब्रेक नहीं करेंगे वो अपने स्टेट चेंज नहीं करेगा, और उसको ब्रेक करने के लिए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। ठीक उसी तरह से आयनिक कंपाउंड्स, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वो मिनिमम टेम्परेचर जिस मिनिमम टेम्परेचर पर कोई सब्सटेंस अपने लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू होता है। तो चूंकि यहां पर आयनिक कंपाउंड्स के बीच में, यानी कि आयनिक कंपाउंड्स का आयंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही स्ट्रांग है, इसलिए एक बार फिर से उसको ब्रेक करने के लिए हाई अमाउंट ऑफ हिट एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। नेक्स्ट, जो आयनिक कंपाउंड्स, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स हैं, जब वो अपने मोल्टेन स्टेट में होते हैं या सॉल्यूशन के स्टेट में होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या है आपको पहले भी बताया है, और एक बार फिर से इसी क्लास 10th का जब हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 12, तो वहां फिर से आपको ये व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी अच्छी तरह से हम आपको समझाएंगे। अभी हम आपको ये कह सकते हैं कि ठेठ भाषा में हम कह सकते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, तो ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिसिटी, या यूं कहें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठेठुआ भाषा में बोल रहा हूं मैं, एक्चुअल टेक्निकल लैंग्वेज में हम टॉक करेंगे जब हम चैप्टर 12 पढ़ेंगे। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स के ड्रिफ्टिंग को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, यानी कि चार्ज को, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। आप पढ़ेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि एक चार्ज फ्लो करना चाहिए। चार्ज कौन होगा? जो आयन होगा। चार्ज पार्टिकल्स को हम आयन कहते हैं, तो आयंस के फ्लो इलेक्ट्रिसिटी हो गई, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का अर्थ है कि जहां कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है वहां पर आयंस प्रेजेंट होने चाहिए। तो चूंकि आयनिक कंपाउंड्स और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स बने ही आयन से हैं, कैटायन और एनायन के मिलने से ही बने हैं, तो जब इनको हम मोल्टेन स्टेट में लेकर आते हैं या फिर सॉल्यूशन उनका बना लेते हैं तब ये आयंस फ्री हो जाते हैं, और फिर इन आयंस का मोशन या ड्रिफ्टिंग या फ्लो इजी हो जाता है, तभी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं। तो क्या हो गया? जो भी आयनिक कंपाउंड्स हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे तरह का जो बॉन्ड था, कोवालेंट बॉन्ड, उसके बारे में। वो जो बॉन्डिंग का प्रोसेस है कोवालेंट बॉन्डिंग कहलाएगा, जो बॉन्ड बनेगा वो कोवालेंट बॉन्ड कहलाएगा, और कोवालेंट बॉन्ड की वजह से जो कंपाउंड्स तैयार होंगे वो क्या कहलाएंगे? कोवालेंट कंपाउंड्स। अब जो कोवालेंट बॉन्ड होता है वो कोवालेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है? जस्ट बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वहां पर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से वो बॉन्ड तैयार होती है। तो अब ये सवाल उठता है कि एटम्स कब इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं? एटम्स, तो यहां पर मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था कि कब वो शेयरिंग करते हैं। ठीक है, इस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का अर्थ क्या हुआ, इसको आप एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें। मान लीजिए कि राम है और श्याम है, दोनों किसान हैं, दोनों को खेती करनी है, अपने खेत की जुताई करनी है, और हल बैल का इस्तेमाल करके वो अपना खेत की जुताई करते हैं। हल को खींचने के लिए 2 बैलों की जरूरत है, पर राम के पास है सिर्फ 1 बैल, श्याम के पास है सिर्फ 1 बैल। तो अब वो जुताई कैसे करेंगे? राम को जब अपने खेत की जुताई करनी होती है वो क्या करता है? एक अपना बैल और एक श्याम का बैल ले लेता है और जाकर के अपने खेत की जुताई कर लेता है। जुताई करके आने के बाद अपना बैल अपने खूंटे पर, श्याम का बैल श्याम के खूंटे पर बांध देता है। ठीक उसी तरह जब श्याम को अपने खेत की जुताई करनी होती है तो वो क्या करता है? एक अपना बैल लेता है, एक राम का बैल लेता है, और फिर जाकर अपने खेत की जुताई करता है। जुताई करके वापस आने के बाद अपना बैल अपने खूंटे पर बांधता है, राम का बैल राम के खूंटे पर बांध देता है। यानी कि यहां पर किसी ने किसी का बैल लिया नहीं, लेकिन जो काम करना था खेत जुताई का उसके लिए उन्होंने एक दूसरे का बैल शेयर किया।
या एक दूसरे के साथ अपना बैल शेयर किया। ठीक इसी तरह यहां भी दो एटम्स आपस में बॉन्ड तैयार करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लूज और गेन करके नहीं, जस्ट इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके जो उनका बॉन्डिंग का पर्पस है उसको फुलफिल कर लेते हैं। तो इस तरीके से यहां पर ये जो कोवैलेंट बॉन्ड तैयार होता है ये तैयार होता है इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग के कारण, है ना। अब इसको हम फिर से एग्जांपल्स के मदद से समझते हैं। हमारे पास है ना, मानिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। एटॉमिक नंबर 1 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में जाएगा। लेकिन इस फॉर्मूले की मदद से जब हमने चेक किया कि फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए, n की जगह हम लोग 1 रखे थे, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए। और इसको कितने मिले, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहीं पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। अब ये अनस्टेबल हो गया, चाहे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए तो उसके लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है या कहीं से गेन कर सकता है या फिर शेयर कर सकता है। तो यहां पर ये कई बार इलेक्ट्रॉन लूज करके H+ आयन बना लेता है और कई बार ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके कोवैलेंट बॉन्ड भी बनाता है। हमें कि हम शेयरिंग में पढ़ रहे, कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ रहे हैं, तो एक हाइड्रोजन ये आया जिसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इधर से एक और हाइड्रोजन का एटम आया और उसके भी वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको भी चाहे 2 इलेक्ट्रॉन्स तो ये ऐसे शेयर कर लेता है और इसको भी चाहे 2 इलेक्ट्रॉन्स तो ऐसे ये शेयर कर लेता है, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर ले और क्या बना लिए, यहां पर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो गई ना, 1 इलेक्ट्रॉन इसका और 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई तो 1 यहां पर कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। इसको बोलते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, H सिंगल बॉन्ड H, इट मींस H2। अब ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल तैयार हो गया। इसी तरह से ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है जी 8, इट मींस इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स 8 प्रोटॉन्स हैं। तो हम तो बात अभी सिर्फ इलेक्ट्रॉन की कर रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करें फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, बचे कितने 6 इलेक्ट्रॉन्स और वही जाएंगे सेकंड ऑर्बिट में। बट सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर कम है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स कैसे गेन करेगा, तो मौका मिलना चाहिए गेन करने के लिए, और गेन करने के जितने रिक्वायर्ड एनर्जी होते हैं एनर्जी भी मिलनी चाहिए तभी इलेक्ट्रॉन्स गेन होगा, अदरवाइज ये क्या कर सकता है, लेस एनर्जी में शेयरिंग कर सकता है। तो हम यहां पर शेयरिंग में पढ़ रहे हैं। एक ऑक्सीजन का एटम ये रहा, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 एंड 6। एक और कहीं से ऑक्सीजन का एटम आया, उसके भी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब जब इस ऑक्सीजन को जरूरत पड़ती है तो ये इस तरीके से शेयरिंग करता है। 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसका, काउंट करके देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। और जब इसको जरूरत पड़ती है ऐसे शेयर कर लिया, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स होगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब ये जो बना O यानी कि ऑक्सीजन के 2 एटम्स, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग यहां हो रही है तो 1 कोवैलेंट बॉन्ड यहां बना, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग आ रही है तो 1 कोवैलेंट बॉन्ड यहां बना, यानी कि अब इस तरह का जो कोवैलेंट बॉन्ड बना ये हो गया डबल कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है। और कुल मिलाकर के इसी तरीके से यहां पर O2 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल तैयार हो गया। ठीक इसी तरीके से अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आते हैं तब क्या होगा, ये ऑक्सीजन होगा हमारा और ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6, 1 ऐसे बनाता हूं मैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। इस बार इसकी मुलाकात हो रही है हाइड्रोजन से, इधर से एक हाइड्रोजन एटम आया और उसके पास
कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 1। एक हाइड्रोजन एटम इधर से है, इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 1। हाइड्रोजन का हमने क्रॉस से शो किया, ऑक्सीजन का डॉट से शो किया, या फिर हम लोग हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट से शो करते तो ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से शो कर सकते थे। अब इस हाइड्रोजन को कितने चाहिए? 2 ही तो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, क्योंकि उसके पास एक ही ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट, मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स की है, तो ये इस तरह से शेयर करता है, तो हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो देखिए मिल गया 1 और 2। इस हाइड्रोजन को भी 2 मिल गया, 1 और 2, ये शेयरिंग हो गई। ऑक्सीजन को चाहिए 8, ऑक्सीजन ऐसे शेयर कर लिया दोनों हाइड्रोजन के साथ, तो अब ऑक्सीजन के 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब यह क्या बना? हाइड्रोजन, यहां पर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई, यानी कि सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, फिर ऑक्सीजन, यहां भी 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन, यानी कि अब ये बन गया क्या? H2O, वाटर का मॉलिक्यूल बन गया, वाटर कंपाउंड बन गया। चूंकि वाटर जो कंपाउंड बना है कोवैलेंट बॉन्डिंग से बना है, इसलिए कौन सा कंपाउंड होगा? कोवैलेंट कंपाउंड हो गया। इसी तरह हम एग्जांपल नाइट्रोजन का ले सकते हैं। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, यानी कि नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स एंड 7 प्रोटॉन्स हैं। आप इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, फर्स्ट ऑर्बिट ले लेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, बचा कितना? 5 इलेक्ट्रॉन्स, ये लास्ट ऑर्बिट में जाएगा, यानी कि सेकंड ऑर्बिट में जाएगा, जबकि उसमें होना कितना चाहिए? 8। 3 इलेक्ट्रॉन्स इसको कम पड़ रहा है, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स कैसे गेन कर सकता है? मौका मिलना चाहिए, साथ में रिक्वायर्ड एनर्जी भी मिलनी चाहिए, और ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कर सकता है। वो कैसे? क्योंकि अभी हम तो शेयरिंग ही पढ़ रहे हैं। तो एक नाइट्रोजन का ये एटम रहा और उसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5। नाइट्रोजन का एक और एटम आया, उसके पास भी 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5, दोनों सेम एलिमेंट के एटम्स है, इसीलिए दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हमने डॉट से शो किया। जैसे डिफरेंट एलिमेंट होते हैं, एक को डॉट से और दूसरे को हम लोग क्रॉस से शो करते हैं। अब ये एटम इस तरीके से शेयरिंग किया, अब इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, 3 3 6 + 2 8। ये इस तरीके से शेयर किया तो इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, 3 और 3 6 + 2 8। अब यहां पर क्या बना? नाइट्रोजन 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग यहां हो रही है, तो 1 कोवैलेंट बॉन्ड यहां हो रही है, एक कोवैलेंट बॉन्ड यहां बना, एक पेयर की यहां शेयरिंग हो रही है, तो 1 कोवैलेंट बॉन्ड यहां बना, यानी कि N ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड N। तो कोवैलेंट बॉन्ड 3 तरह के हो गए, 3 टाइप्स के, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड हो गए। ये लास्ट क्लास में भी, पिछले क्लास में भी मैंने आपको बताया था जब मैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन पढ़ा रहा था तब। तो इस तरीके से ये नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल तैयार हो गया, N2। उसी तरह हम अब बेसिकली जो हमारा चैप्टर है कार्बन एंड कंपाउंड्स, तो आप सोच रहे होंगे कि अभी तक इन्होंने कार्बन कंपाउंड्स का एक भी एग्जाम्पल नहीं दिया। तो चलिए आपकी शिकायत दूर करते कार्बन कंपाउंड ले लेते हैं, मीथेन। अब कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया? 2 4, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ तो ये तो 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा, है ना। अब ये रहा, अब मैं यहां फ्रेश बना रहा हूं, ठीक है। एक कार्बन, इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 एंड 4 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसकी मुलाकात हो गई हाइड्रोजन से, इधर एक हाइड्रोजन एटम है, उसके पास एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। एक हाइड्रोजन एटम इधर से है, इसके पास भी एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। एक हाइड्रोजन एटम इधर से है, इसके पास भी एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। एक हाइड्रोजन इधर से आया, इसके पास भी एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इस हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इस हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इस हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये शेयरिंग ऐसे हो गई। और कार्बन को चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो कार्बन इस तरीके से शेयरिंग कर लिया। अब हो गए 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8, कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यानी कि अब ये क्या बना? C सिंगल बॉन्ड H
सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड H, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड H, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड H, और कुल मिलाकर के बन गया CH4, यानी कि मिथेन कंपाउंड बन गया। ये कार्बन कंपाउंड, चूंकि कोवैलेंट बॉन्ड से बना है तो कोवैलेंट कंपाउंड हो गया मिथेन। क्लियर है? तो कोवैलेंट बॉन्ड ऐसे फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग के कारण। जो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है वो वीक होता है, क्योंकि यहां पर कोई आयंस नहीं बन रहा है, कोई अपोजिट चार्ज नहीं बन रहा है, उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग रहा है, यहां पर जस्ट शेयरिंग हो रही है, जिसकी वजह से एक बॉन्डिंग बन रही है, और वो बॉन्ड फिर वीक बॉन्ड है। और चूंकि कोवैलेंट कंपाउंड्स के एटम्स के बीच का बॉन्ड वीक है, इसीलिए उसको ब्रेक करने के लिए लेस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, यानी कि उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? लो। तो कोवैलेंट कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट होता है लो, कोवैलेंट कंपाउंड्स का बॉइलिंग पॉइंट होता है लो। और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि चाहे आप इनको मोल्टेन स्टेट में ले जाए, इनका सॉल्यूशन बना लो, आयंस नहीं फॉर्म होते। जबकि इलेक्ट्रिसिटी क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। यहां तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी कहां से है? इसीलिए जो कोवैलेंट कंपाउंड्स है डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, या कहीं रेयरली कोई कंडक्ट करेगा भी तो वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, गुड कंडक्टर नहीं होगा। चलिए, अब हमारा आज की क्लास का लास्ट जो सवाल डिस्कस करना था वो ये था कि व्हाई कार्बन फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड। कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड ही क्यों बनाता है? तो अब देखिए कि कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 6। इसका अर्थ हो गया कि कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स एंड 6 प्रोटॉन्स हैं, यही एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है? और इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, 6 इलेक्ट्रॉन्स को डिवाइड करें, तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड सेकेंड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, लास्ट ऑर्बिट यही बना। तो लास्ट ऑर्बिट में यही 4 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं कि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कार्बन क्या कर सकता है? या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा, है ना? 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर ये गेन कर लेगा, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने में पहली समस्या यह है कि इसको एक्सट्रीमली हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत है, जितने की हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी कार्बन को कहीं से अचीव नहीं होती है और वो गेन नहीं कर पाता है। चलिए, फिर भी हमने मान लिया कि कहीं ना कहीं से उतनी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इस कार्बन के एटम को अचीव हो गई जितने में 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले। और जब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा तो 6 इलेक्ट्रॉन्स टोटल इसके पास पहले से है, अब हो जाएंगे कितने? 10 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि गेन करने के बाद कार्बन के पास हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स, जबकि जो प्रोटॉन्स हैं वो 6 प्रोटॉन्स पहले थे, अभी भी 6 के 6 प्रोटॉन्स ही रहेंगे। ये प्रोटॉन कहां रहता है? न्यूक्लियस में, एटम के न्यूक्लियस में। इलेक्ट्रॉन्स कहां रहते हैं? ऑर्बिट में। इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह पर टिके कैसे है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच में, यानी कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, न्यूक्लियस और ऑर्बिट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, क्योंकि दोनों अपोजिटली चार्ज हैं, इसीलिए वो होल्ड करके रखे हुए हैं। अब जरा ये बताइए कि सिर्फ 6 प्रोटॉन के लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखना आसान है? बहुत ही डिफिकल्ट है। ये 6 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर सकते, एटम में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। इसीलिए कार्बन कभी भी 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके कैटयान नहीं बनाता है, यानी कि वो C4+ वाला कैटयान कभी नहीं बनाता। चलिए अब बात करते हैं लूज करने वाली। यहां पर कार्बन जो 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है। फिर से वही प्रॉब्लम आएगी। पहली प्रॉब्लम ये, 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के लिए मच मोर हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी, उतनी एनर्जी उसको कहीं से मिलती नहीं है, इसलिए वो ये काम करता नहीं। चलिए मान लिया कि कहीं से भी उतनी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको अचीव हो गई और उसने 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिया,
तो अब उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे जी? 6 इलेक्ट्रॉन्स पहले से तो 4 लूज कर दिया, तब सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स बच गए, जबकि प्रोटॉन्स अभी भी जो कहते हो 6 प्रोटॉन्स ही बचे हैं। ये 6 प्रोटॉन्स के लिए जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स ऊंट के मुंह में जीरा साबित हुए। यानी कि एक बार फिर से यहां पर स्टेबिलिटी नहीं बनेगी, एटम स्टेबल नहीं बनेगा, और नहीं बनेगा तो फिर ये काम क्यों करेगा? इसीलिए कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके यहां गेन किया था ना, तो यहां मिस्टेक हो गई, ये C4 माइनस आयन बनाएगा, यानी कि यहां पर गेन किया था तो ये एनियन बनाएगा। अब यहां पर वो लूज किया है तो C4 प्लस कैटयान यहां बनाएगा। इस भूल को आप सुधारें। यहां पर वो लूज किया था, गेन किया था, यहां हम लोग गेन स्टडी किए थे तो C4 माइनस एनियन बनाया था, यहां वो लूज किया है तो वो कैटयान बनाएगा। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो कैटयान बनाता है, गेन करता है तो एनियन बनाता है, राइट। तो इस भूल को जो स्लिप ऑफ टंग हुआ है उसको आप यहां पर दुरुस्त कर ले, सही कर ले। तो ये C4 प्लस कैटयान कभी भी नहीं बनाता है। अब कार्बन के पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग। अगर वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, एक तो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, उतनी एनर्जी इजीली कहीं भी अचीव हो जाती है, और दूसरा यहां पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो रिलेशन है कि जस्ट 6 प्रोटॉन के लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर करना बहुत मुश्किल हो गया, या फिर 6 प्रोटॉन्स के लिए जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन सूट के मुंह में जीरा हो गया, ऐसी वाली सिचुएशन राइज नहीं होती है। इसीलिए कार्बन के लिए द बेस्ट यही होता है कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करे, और वो करता भी यही है। और इस तरीके से कार्बन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके क्या बनाता है? कोवालेंट बॉन्ड बनाता है। लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, लास्ट क्लास की भी कुछ बातें क्विकली रिवाइज कर दूं कि कार्बन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके कोवालेंट बॉन्ड बनाता है, कार्बन सिंगल कोवालेंट बॉन्ड भी बनाता है, डबल कोवालेंट बॉन्ड भी बनाता है, ट्रिपल कोवालेंट बॉन्ड भी बनाता है। कार्बन कार्बन के साथ भी बॉन्ड बना करके लॉन्ग स्ट्रेट चेन बना सकता है, लॉन्ग ब्रांच चेन बना सकता है, या फिर बड़ा सा रिंग भी बना सकता है, वो रिंग भी बनाता है। कार्बन के साथ बॉन्डिंग करने के साथ साथ हाइड्रोजन से भी बॉन्डिंग कर लेता है, ऑक्सीजन से भी बॉन्डिंग कर लेता है, और नाइट्रोजन से भी बॉन्डिंग करता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के साथ भी बॉन्डिंग करता है, और भी कई सारे एलिमेंट्स के एटम्स के साथ बॉन्डिंग करता है। और यही कार्बन का जो नेचर है कि टेट्रावैलेंसी, टोटल 4 बॉन्ड बना लेता है, यानी कि 4 सिंगल बॉन्ड बना ले, या फिर 2 डबल बॉन्ड बना ले, या फिर 1 ट्रिपल और 1 सिंगल बॉन्ड बना ले, या फिर 1 डबल और 2 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बना ले, यानी कि टोटल 4 बॉन्ड बनाता है, टेट्रावैलेंसी होती है। और वो अदर कार्बन एटम के साथ भी कंबाइन करके लंबे लंबे चेन, ब्रांच चेन्स, स्टेट चेन्स और फिर रिंग्स बना लेता है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कैटिनेशन। तो कार्बन के पास ये जो 2 प्रॉपर्टी आ गए, टेट्रावैलेंस और कैटिनेशन, इसी के कारण वो लेस अमाउंट में होने के बावजूद भी, मैंने आपको बताया था कि पूरे अर्थ पर, अर्थ क्रस्ट में 0.02% उसका कंटेंट, एटमॉस्फेयर में 0.03% कंटेंट है, यानी कि टोटल 0.05% कंटेंट होने के बावजूद भी अदर जो 117 एलिमेंट्स बच गए उनकी तुलना में कई गुना ज्यादा कंपाउंड ये बनाता है। और अभी तक मोर देन 3 मिलियंस कार्बन कंपाउंड्स का फॉर्मूला हमारे केमिस्ट को मालूम हो चुका है। तो आज की क्लास हम यहां पर टर्मिनेट करते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन के साथ। अब नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तब हम इस चैप्टर को आगे पढ़ाएंगे, जहां हम लोग पढ़ेंगे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।